नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, अभी आप इन दिनों देख रहे होंगे कि तमाम टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल को लेकर के भविष्यवाणियां हो रही हैं कि किसको कहाँ कितनी सीटें मिल रही हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि टीवी चैनल्स पे जैसा कि उम्मीद था कि एनडीए को जो है वो पूरे बहुमत के साथ जो है वो दिखाने वाले, इसमें कोई नई बात नहीं थी। और हालांकि पहले भी वो ऐसा बताते रहे हैं कि इस बार बीजेपी और एनडीए जो गठबंधन है वो इस बार बहुमत के साथ जो है वो सीट बनाने वाली है। और ऐसे में कई जगह से जो है वो सीटें जो है वो कम मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बहुमत बना रही है। अभी जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि इंडिया गठबंधन, जो कि ये कह रहा था कि जो है इस बार वो 300 के आसपास सीटें जीत करके सरकार बनाएंगी, और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, उसको लेके इंडिया गठबंधन जो है बहुत ज़्यादा सहमत नहीं दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ जो है इसका विरोध करता भी दिखाई दे रहा है। अभी जो महाराष्ट्र मुंबई की मैं बात कर लूँ तो यूबीटी नेता संजय राउत जो हैं, उन्होंने इस एग्जिट पोल को पूरी तरीके से जो है वो कॉर्पोरेट गेम जो है वो बताया है कि ये वैसा ही है जैसे कि पैसा फेंको और तमाशा देखो। ये बात जो है संजय राउत ने कही है। और साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो भी सत्ता में होते और उनके पास भी पैसे होते, तो वो भी पैसे फेंक करके इस तरीके से जो है एग्जिट पोल दिखा सकते थे कि उनको कितनी सीटें आ रही हैं, कितने नहीं आ रही हैं। तो ये पूरी तरीके से जो है एक कॉर्पोरेट गेम का नाम दिया है और कहा है कि ये वैसा ही है कि पैसा फेंको और तमाशा देखो। अब एनडीए देखिए, ये इंडिया है कहाँ। ये जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जो साधना तपस्या कर रहे थे, कैमरा 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा है। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ये मटका है, समझा ना। ये हमें मालूम है किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 उसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाएगी। ये डर है। ये जो आंकड़े आते हैं ना 10, 15, 20 एग्जिट पोल की कंपनी से, ये खेल है, धंधा है भाई। ये क्या एनजीओ चला रहे हैं क्या? कोई पैसा देता है, उस हिसाब से वो आंकड़े लाकर सामने रखते हैं। दबाव भी है सबके ऊपर। जयराम रमेश जी ने कल एक ट्वीट किया है, कल जानकारी दी है कि अमित शाह जी, गृह मंत्री देश के, जो आज कार्यवाहक गृह मंत्री है, लगभग 150 से ऊपर कलेक्टर्स, डीएम को फोन कर चुके हैं और धमकियां दे रहे हैं। क्यों? क्या चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते? मतगणना में गड़बड़ी करना चाहते? आप धमका रहे हो? अपने हिसाब से निर्णय में फेरफार करना चाहते हो आप? ये आपकी डेमोक्रेसी है? ये आपका लोकतंत्र है? तो हमारा सबके ऊपर पूरी तरह से ध्यान है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, इंडिया ब्लॉक। महाराष्ट्र में आंकड़े, आप, मुझे मालूम नहीं आंकड़े क्या दिए आपके, हम 35+ जीतने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हम जीतने जा रहे हैं और हम जीतेंगे। और इसके अलावा जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है अभी एक दो दिन पहले बोला था कि 295 जो है, दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि 295 प्लस सीटें जीतकर इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने जा रहा है। उसी को जो है आगे बढ़ाते हुए संजय राउत ने कहा है कि 295 से 310 के बीच में जो है इंडिया गठबंधन वो सीट निकालेगी और सरकार बनाएगी। जहां तक बात रही एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल को वो इतने सीरियसली नहीं ले रहे, और जैसा कि उनका बयान है कि कॉर्पोरेट गेम है, ये कॉर्पोरेट गेम खेला जा रहा है और कई सारी बातें कही हैं, तो वो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे और उनको पता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने जा रही है। इसी के अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पे जो है पोस्ट करके ये शेयर किया कि कैसे जो है अमित शाह ने 150 कलेक्टरों को जो है फ़ोन करके धमकाया है। ये तमाम बातें मैं रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था अभी, उसका हवाला भी दिया कि अगर
बीजेपी जो है जिस तरीके से वो दम भर रही थी कि वो जो है बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, तो इतने सारे जो है बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वो इस तरीके की जो जो उनकी एक्टिविटी सामने आ रही है, वो कहीं न कहीं ऐसे जो घबराई हुई एक्टिविटी होती है, वो रहती है कि कहीं कुछ इलेक्शन में हो ना रहा हो। तो संजय राउत ने ये कहा कि घबराए हुए सब हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि सरकार आ ही रही है, और इसी को जो है उन्होंने कहा है। जो एग्ज़िट पोल अभी चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि साढ़े 6 बजे के बाद जो है एग्ज़िट पोल आने शुरू हो गए थे, और अभी 7वें चरण के साथ ही मतदान समाप्त हो चुके हैं, और ऐसे में सभी को 4 जून का इंतज़ार है, जब सबके सामने क्लियर पिक्चर आएगी कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है। तो वहीं हमने देखा कि कई सारे जो कांग्रेस के नेता हैं, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो एग्ज़िट पोल को इतना जो है वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि 4 जून को फाइनल जो है वो रिज़ल्ट आएगा, जो देश की जनता देखेगी कैसे इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने जा रही है। वहीं बात करें अगर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य की, तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरीके से जो है महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए को बड़ा नुकसान हो रहा है। जो 41 से 42 सीटें जो एनडीए गठबंधन जीता करती थी 2014-19 में, 2024 में सीधे-सीधे जो है वो घटकर 45% 50% नीचे घट गया है। तो यानी महाराष्ट्र में मुकाबला जो है वो कांटे का है, और इस बार एनडीए और बीजेपी जो है वो पूरी बहुमत के साथ जो है वो महाराष्ट्र में नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूं कि इस बार बीजेपी जो है वो 28 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है महाराष्ट्र में। वहीं बात करें 15 सीटों के आसपास एकनाथ शिंदे जो है वो अपने खाते में डाल करके, जो एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना, वो लड़ रहे हैं, और वहीं 5 सीटों पर जो है अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी लड़ रही है। तो इसमें जो है माना जा रहा है कि 21 से 22 सीटें जो है वो बीजेपी निकाल तो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस होने जा रहा है वो होने जा रहा है एकनाथ शिंदे की शिवसेना को, क्योंकि जिस तरीके से करीब-करीब जो 15 सीटें जिस पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस पे कम से कम 12 से 13 सीटों पर शिवसेना बनाम शिवसेना है, और ऐसे में जो उद्धव ठाकरे की लहर चल रही है, माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो बहुत बड़ा जो है वो डैमेज कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं एनडीए अलायंस को। और यही जो है एग्ज़िट पोल में भी दिखाई दे रहा है, हालाँकि एग्ज़िट जो हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे देखा, ऐसा लग रहा है कि एग्ज़िट पोल में फिर भी जो है वो 25 से 26 सीटें दिखाई दे रही हैं एनडीए गठबंधन को, पर 20 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो आती नहीं दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में। 48 लोकसभा सीटें हैं, इसमें से 19-20 के आसपास जो है वो एनडीए गठबंधन जो है वो जीत सकता है, वहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन उससे ऊपर जाता जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो यूबीटी ग्रुप है वो 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 17 सीटों के आसपास लड़ रही है, और शरद पवार जो है वो 10 सीटों के आसपास जो है 10 सीटों पे लड़ रहे हैं, जो शरद चंद्र पवार की एनसीपी है। और इस बार बताया जा रहा है कि अ, जो यूबीटी ग्रुप है वो 21 में से जो है 15 से 16 सीटें वो निकाल सकता है। साथ ही साथ जो कांग्रेस है, जो पिछली बार महाराष्ट्र में सिर्फ 1 सीटों पे यानी चंद्रपुर से जीती थी, इस बार वो भी जो है सीटें कम से कम 6-7 जगहों से ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं कि निकाल सकती है। और साथ ही साथ क्योंकि जो समीकरण बने हुए हैं जिस तरीके से जो एनडीए ने, बीजेपी ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं महाराष्ट्र में, कुछ बड़े नेता जो मौजूदा सांसद थे उनको हटा करके नए चेहरों को जो है वो मौका दिया। हमने मुंबई की 6 लोकसभा जो सीटें हैं वहाँ भी हमने देखा कि कैसे गोपाल शेट्टी जो वह सांसद रहे उनको हटा के मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को खड़ा किया गया। ऐसे ही अगर हम लोग मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की बात कर लें तो वहाँ से जो है पूनम महाजन का टिकट कटा और उज्ज्वल निकम को दिया गया। तो ऐसे कई सारे और सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, और यही एक्सपेरिमेंट जो है उन्हें कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा सकता है। और जो तीनों एनडीए अलायंस है जिसमें बीजेपी है और जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है, और जो अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी है, इन तीनों में जो कमज़ोर कड़ी जो सबसे बड़े साबित हो सकते हैं वो एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। और क्योंकि जिस तरीके से अभी तस्वीर बन रही है, ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा सीटों का नुकसान जो बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ रही है, उसके बाद एकनाथ शिंदे हैं। तो एकनाथ शिंदे जो हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सीटों पर होता दिखाई दे रहा है। और वहीं बात कर लें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने सीटों पर, जो वो सीटें हार रही है। हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा हो कि जहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वहाँ पर जो वहाँ के वोटर्स हैं वो शायद उस पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे, जिसकी वजह से वो भी कमज़ोर कड़ी साबित हो सकते हैं। दूसरा फैक्टर जो महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से जो सीटों का नुकसान हुआ है, वो जो है वो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने चुनाव रैली में जो उनकी पार्टी तोड़ी गई उसको लेके बातें कहीं, साथ ही साथ जो मुंबई महाराष्ट्र का जो प्रोजेक्ट थे, बड़े प्रोजेक्ट जो गुजरात ले जाए गए, उसको लेकर भी काफ़ी कुछ जो है उन्होंने बोला
भाषण में बोला, लोगों को कन्विंस किया कि उनको नुकसान हुआ है। साथ ही साथ जो मराठा आरक्षण चल रहा था उसको लेकर के भी जो है जो माना जा रहा है कि उसकी वजह से भी कई सारे वोटर्स जो है वो कटे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र है, वहाँ पे एनसीपी का गढ़ कहा जाता है। शरद पवार का भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्टेंस है, तो वहाँ से भी शरद पवार भारी पड़ सकते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें विदर्भ मराठवाड़ा की, तो वहाँ पर बीजेपी कुछ सीटें निकाल सकती है, लेकिन जो एकनाथ शिंदे हैं उनको जो है वो नुकसान पहुँच सकता है और वहाँ से उद्धव ठाकरे जो हैं वो कहीं न कहीं मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसीलिए जो एग्ज़िट पोल आए हैं, उसमें अभी भी जो आंकड़े सामने दिखाई दे रहे हैं वो एग्ज़ैक्ट जो है वो नहीं लग रहे हैं, जो कि जब रिपोर्टिंग करते समय जब लोगों से हमारी बात हो रही थी, जिस तरीके से लोगों का जो एक मूड बना हुआ था ग्राउंड लेवल पर, उसको देख के लग रहा है कि भले पोल में 25 से 26 सीटें जो है एनडीए गठबंधन को दिए जा रहे हैं और 2-3 सीटें ज़्यादा ही दी जा रही हैं, लेकिन उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, 8-10 सीटें और कम कर दीजिए। 18-20 सीटों के आसपास जो है पूरा एनडीए गठबंधन जो है वो सिमटता दिखाई दे रहा है इस बार। 48 लोकसभा सीटों में से कम 30 से 32 सीटें जो हैं वो अ, इंडिया गठबंधन जो है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो पूरा सिनेरियो बना हुआ है, इसीलिए एग्ज़िट पोल को लेकर के जो संजय राउत है इतनी कॉन्फिडेंटली उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ़ कॉर्पोरेट गेम है और यहाँ पर सिर्फ़ पैसा फेंक और तमाशा देख, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 4 जून को सच्चाई सबके सामने आएगी, जब 295 से लेके 310 के बीच में इंडिया गठबंधन सीट लेकर के सरकार बनाएगी। ये बात संजय राउत ने जो है वो कही है। खैर फिलहाल 4 जून का वक़्त ज़्यादा लंबा नहीं है, सबके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।